अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डेटा इंडिपेंडेंस पे बात की थी। हमने देखा था किस तरह से थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर जो है हमें डेटाबेस के अंदर डेटा इंडिपेंडेंस को अचीव करने में हमारी मदद करता है और उसकी वजह से हमें किस तरह से हम पैरेलल में डेटाबेस डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स में से जो उस लेक्चर को फिर से देखना चाहें तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। आज हम बेसिक लेवल पे देखेंगे कि हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को ईआर मॉडल भी कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि ये मॉडल क्या चीज होती है। मॉडल कोई भी ऐसी चीज जिसके जरिए आप रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को या इवेंट्स को या उनके आपस में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, वो मॉडल कहलाता है। यानी एक ऐसा चीज जिसकी मदद से आप किसी और चीज को समझ रहे होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करके उसके जरिए किसी बड़ी चीज को समझ रहे होते हैं, तो यूं समझ लें वो मॉडल कहलाता है। तो ईयर मॉडल भी बेसिकली एक ऐसा मॉडल है जो कि एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किस चीज की, एक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन की। किस चीज का कॉन्सेप्चुअल डिजाइन? हमारे डेटाबेस का। तो डेटाबेस का जो कॉन्सेप्चुअल डिजाइन है उसकी जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ईआर मॉडल है। तो फिर इसको ईआर मॉडल क्यों कहा जाता है? ईआर मॉडल असल में दो लफ्जों से मिलकर बना है। ई मीन्स एंटिटीज, आर मीन्स रिलेशनशिप। तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम एंटिटीज पे बात करते हैं और एंटिटीज के आपस में रिलेशनशिप पे बात करते हैं, और इन दोनों से रिलेटेड एंटिटीज, उनका रिलेशनशिप, इन दोनों और इनसे रिलेटेड अगर कोई और कॉन्सेप्ट है तो उस पे बात करते हैं। तो बेसिकली हमारी जो सेंटर ऑफ द डिस्कशन इज एंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स। तो इन दोनों की वजह से इसको कहा जाता है ईआर मॉडल। तो अभी आगे चल के हम देखेंगे कि हमारे डेटाबेस मॉडल में ये एंटिटीज क्या होती हैं, इनके रिलेशनशिप्स भी क्या होते हैं। तो इस मॉडल को, ईआर मॉडल को, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर चैन इन 1976 और उसके बाद से ये बहुत पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है डेटाबेस डिज़ाइन को और उसकी मॉडलिंग के हवाले से, रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ईआर मॉडल के एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमारे पास इसके थ्री मेजर एलिमेंट्स हैं: एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स। अब इन तीनों कंपोनेंट्स को या एलिमेंट्स को चल के देखते हैं। सबसे पहले एंटिटी क्या होती है। एंटिटी किसी भी ऐसी चीज को कहा जाता है जिसका आजादाना वजूद हो, यानी ऐसी चीज, कोई भी चीज, समथिंग दैट कैन एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, जिसकी सेल्फ एग्जिस्टेंस हो, उसको एंटिटी कहा जाता है। और इसके साथ साथ उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटीज भी हों जो कि उसके अपने साथ एसोसिएटेड हों। अगर डेटाबेस के हवाले से बात की जाए तो ऐसी चीज जिसके बारे में हम डेटाबेस में डेटा रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो एंटिटी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट है, ये भी एक एंटिटी है। इस तरह कंट्री है, व्हीकल है, अकाउंट है, ये सारी की सारी एंटिटीज की एग्जांपल्स हैं। तो एंटिटी क्या हो सकती है? कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई ऑब्जेक्ट, कोई इवेंट, कोई कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें एंटिटीज हो सकती हैं। एंटिटीज को ईआर डायग्राम में या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको एक रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस तरह यहाँ पे आप ब्लू कलर में स्टूडेंट का एक बॉक्स रेक्टेंगल बनी है, इसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है एंटिटी की। अब एंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम एट्रीब्यूट्स का नाम देते हैं। तो ऐसी चीजें जो कि एंटिटीज की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करती हैं वो
एट्रीब्यूट्स भी कहलाती हैं और उनको इवन प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है। मसलन एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नेम है, उसका एड्रेस है, उसका ईमेल है, उसकी एज है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका कोई ना कोई सिटी है, वो किसी ना किसी कंट्री से बिलोंग करता है। तो ये सारी की सारी चीजें स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज हैं या स्टूडेंट की एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं। तो अभी तक हमने एंटिटीज की बात कर ली और उसके साथ साथ एंटिटीज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट वो एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट को ईआर डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको हम एक एलिप्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टूडेंट की एंटिटी है, उसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, एड्रेस एंड ईमेल। तो इस तरह से हम एक लाइन लगाते हैं, एलिप्स के साथ अटैच करते हैं उस लाइन को, और एलिप्स बेसिकली एक एट्रीब्यूट को या प्रॉपर्टी को शो कर रहा होता है स्टूडेंट की या किसी भी एंटिटी की। अब हर एट्रीब्यूट का एक सेट ऑफ वैल्यूज होता है, एक रेंज होती है कि इसमें ये वाली वैल्यूज आ सकती हैं जो कि वैलिड वैल्यूज हैं। इस सेट को या इस रेंज को जो है वो उस एट्रीब्यूट की डोमेन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक जीपीए का कॉलम है तो उसकी जो डोमेन होगी वो जीपीए 0 to 4 हो सकती है, तो 0 to 4 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एज का एट्रीब्यूट है तो एज में भी हम स्टार्ट कर सकते हैं कि एक मिनिमम 1 डे से लेके वो अप टू 150 ईयर्स हो सकती है, 200 ईयर्स हो सकती है। तो ये जो पूरी की पूरी लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक का ये जो पूरा सेट है ये उसकी डोमेन कहलाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप्स। जब हमारे पास एंटिटीज आ जाती हैं, उनके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, तो फिर एंटिटीज का आपस में कनेक्शन भी होता है। लॉजिकली वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं किसी न किसी हैसियत में। तो वो एंटिटीज की जो आपस में एसोसिएशन होती है उसको हम रिलेशनशिप का नाम देते हैं। तो जब भी दो या दो से ज्यादा एंटिटीज किसी भी हवाले से एक दूसरे के साथ एसोसिएट होती हैं तो वो बेसिकली उन एंटिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है। और जो एंटिटी उस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करती है वो पार्टिसिपेंट कहलाती है। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं यहाँ पे, जिस तरह हमने रिप्रेजेंट भी किया हुआ है कि हमारे पास टीचर और स्टूडेंट दो एंटिटीज हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है टीच का, कि टीचर स्टूडेंट को टीच करता है। तो हमारे पास एंटिटी 1 है टीचर, एंटिटी 2 है स्टूडेंट, और रिलेशनशिप है टीचर्स, बिकॉज टीचर टीचेस द स्टूडेंट। और जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिलेशनशिप्स को डायमंड की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रिलेशनशिप है वो सेम एंटिटी के बीच में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय है और उसका मैनेजर है, तो मैनेजर भी एक एम्प्लॉय होता है। तो एक रिलेशनशिप डिफरेंट एंटिटीज के बीच में भी हो सकता है और एक ही एंटिटी के बीच में भी हो सकता है, यानी एक एंटिटी के अपने साथ भी रिलेशनशिप बन सकता है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम चल के और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल पे डिस्कस हो गए कि हमारे पास ईआर मॉडल होता है जिसके जरिए हम अपने डेटाबेस को लॉजिकली रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हमारे पास एंटिटीज होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनके रिलेशनशिप्स होते हैं। इस मॉडल की हमारे पास एडवांटेज क्या होती है, क्या बेनिफिट मिलता है हमें? सबसे पहले तो यह है कि इसके जरिए आप किसी भी कॉम्प्लेक्स डिजाइन को भी बड़े सिंपल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर आप उसको रिप्रेजेंट भी किसी ना किसी ग्राफिकल फॉर्म में या विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि जो लोग नॉन टेक्निकल लोग हैं, आप अगर उनके साथ भी अपना मॉडल शेयर करें तो अगर उनको डेटाबेस नहीं पता, उनको डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, फिर भी वो एक ग्राफिकल फॉर्म में उस चीज को डिस्कस अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इवन आपके साथ
वो फिर उसको कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। और अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, अगर उनको कहीं पे कोई चेंजेस करवानी है, तो वो आपके साथ वो सारी की सारी अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर कर सकते हैं और आप उनके फीडबैक की बेस पे अपने मॉडल को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इम्प्रूव भी कर सकते हैं। यूं समझ लें कि ईआर मॉडल असल में बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह से हम अगर किसी मकान, किसी हाउस की, किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो पहले हम उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिसको हम उसका पूरे का पूरा नक्शा या पूरे का पूरा ड्राइंग का नाम देते हैं, उसका पूरा खाका स्केच तैयार करते हैं, फिर उसके बाद एक्चुअल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बिल्कुल ईआर मॉडल भी हमारा जो एक्चुअल डेटाबेस है उसकी इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो हम उसकी स्केचिंग करते हैं, जो उसका एक डिजाइन तैयार करते हैं, सो दैट कि हम उसको कंफर्म कर लें कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यही मॉडल है या इसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। वंस इट्स वेरीफाइड, तो फिर हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक है हमारा ये आज का ईआर का मॉडल। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके अंदर जो फर्दर इसके पार्ट्स हैं उनके ऊपर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तब तक